जरा सोचिए, आप एक शांत और सुंदर गांव में खड़े हैं। ये जगह इतनी शांत है मानो यहाँ कभी कोई हलचल ही नहीं हुई हो। लेकिन तभी आपकी नज़र एक घर पर पड़ती है। एक अजीब सा घर जो बाहर से तो बिल्कुल शांत दिखता है, पर उसके भीतर छिपा है एक खौफनाक राज। यही वो घर है जहाँ एक रात ने पूरे गांव की नींदें उड़ा दी थी। वो रात जब इस घर में हुई थी वो भयानक घटना जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। विलिस्का की वो दर्दनाक हत्याएं, जहां एक ही परिवार के सभी लोगों को कुल्हाड़ी से इतनी बुरी तरह से मारा गया कि जिसने भी उन शवों को देखा उसे कितने दिनों तक नींद नहीं आई। और ये आज भी रहस्य है कि यह कत्ल किसने और क्यों किए। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोचक कहानियों में। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद हैं जो अभी तक अनसुलझी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पे ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो कई सालों से अनसुलझी हैं। आज हम जानेंगे कि इस घटना के पीछे क्या सच हो सकता है और ये क्यों अब तक अनसुलझा है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा विलिस्का, आयोवा, अमेरिका के एक छोटे से शहर में। बात है 1912 की। इस शहर में मोर परिवार रहा करता था। मोरे परिवार के प्रमुख जोसिया मोरे एक सफल व्यापारी थे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक आरामदायक जीवन सुनिश्चित किया था। हत्या के समय उनके पास सुंदर घर और जीवन की अच्छी सुविधाएं थीं, जो यह दर्शाती हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। जोसिया मोरे के परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी सराह मोरे भी शामिल थीं। उनके 4 बच्चे थे। लिन मोरे उम्र 10 वर्ष, एडविन मोरे उम्र 12 वर्ष, आर्थर मोरे उम्र 7 वर्ष और पावला मोरे उम्र 5 वर्ष। इस प्रकार मोर परिवार में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें जोसिया और सराह के अलावा उनके 4 बच्चे शामिल थे। 9 जून 1912 को आइना मर्फी और लुइसा लॉर्सन को मोरे परिवार में रात बिताने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस आमंत्रण का कारण था कि मोरे परिवार की बेटी लिन मोरे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती थी। यह सब बहुत सामान्य था, जहां बच्चों को दोस्तों के साथ रात बिताने के लिए बुलाया जाता था, खास तौर पर छुट्टियों या विशेष अवसरों पर। इस खास रात को मोरे परिवार ने अपनी बेटियों और उनकी सहेलियों के लिए पकवान और कुछ गेम्स भी रखी थी। अगले दिन 10 जून की सुबह 7 बजे मोरे परिवार की पड़ोसी मैरी पेखम ने देखा कि परिवार अपनी सुबह की गतिविधियों के लिए बाहर नहीं आया, जिससे वह चिंतित हो गई। उन्होंने मोरे परिवार के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और पाया कि दरवाज़ा बंद था। पेखम ने जोसिया के भाई रॉस मोरे को फ़ोन किया। रॉस ने भी दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंततः रॉस ने अपने घर की चाबी से दरवाज़ा खोला। पेखम ने पोर्च पर खड़े होकर देखा, जबकि रॉस ने अंदर जाकर मेहमान कमरे का दरवाज़ा खोला, जहां उन्होंने इना और लीना, 2 बहनों की लाशें बिस्तर पर पाईं। रॉस ने तुरंत पेखम से कहा कि हेनरी हैंक हर्टन, विलिस्का के मुख्य शांति अधिकारी, को बुलाया जाए। हर्टन के आने पर उन्होंने घर की जांच की और पाया कि पूरा मोरे परिवार और 2 स्टिलिंजर सिस्टर्स मरी पड़ी थीं। हत्या का हथियार, जोसिया की कुल्हाड़ी, मेहमान कमरे में ही मिला, जहां 2 बहनें पाई गई थीं। डॉक्टर्स ने बताया कि मर्डर्स 9 जून 1912 की शाम से 10 जून की सुबह के बीच हुए थे। मोरे परिवार के 6 सदस्य और 2 मेहमान मोरे निवास पर मृत पाए गए। सभी 8 लोगों, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल थे, इन्हें कुल्हाड़ी से गंभीर चोटें आई थीं। कुछ परिवार के सदस्यों के तो गले को भी काटा गया था। जांच के दौरान पता चला कि अटारी में 2 जले हुए सिगरेट मिली, जो यह संकेत करती हैं कि हत्यारा या हत्यारे धैर्यपूर्वक अटारी में छिपे रहे जब तक मोरे परिवार और स्टिलिंजर मेहमान सो नहीं गए। हत्यारे ने मास्टर बेडरूम से शुरुआत की, जहां जोसिया और सारा मोरे सो रहे थे। जोसिया को कुल्हाड़ी से सबसे अधिक वार मिले। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से काटा गया था कि उसकी आंखें गायब हो गई थीं। कमरे की छत पर भी एक गहरा निशान था, जो यह बताता है कि हत्यारे ने कुल्हाड़ी उठाकर उसे मारा। हत्या करने वाले ने
सारा पर कुल्हाड़ी के धार वाले हिस्से का उपयोग किया, जबकि बाकी पीड़ितों पर कुल्हाड़ी के कुंद हिस्से से वार किए। हारमन, मैरी कैथरीन, आर्थर और पॉल को भी उनके माता पिता की तरह सिर पर वार किया गया। इसके बाद हत्यारा मास्टर बेडरूम में वापस गया और मोरे दंपति को और भी अधिक चोटें दी। एक जूता पलट कर रखा जिसमें खून भर गया था। फिर वह नीचे आया और मेहमान कमरे में जाकर इना और लीना को भी मार डाला। इसके बाद एक 4 पाउंड का बेकन बक्से से निकालकर कुल्हाड़ी के पास रख दिया गया। जांचकर्ताओं ने खोज के दौरान अछूता भोजन और खून से भरा पानी भी पाया। जांचकर्ताओं का मानना था कि सभी पीड़ित लीना स्टिलिंजर को छोड़कर हत्या के समय सो रहे थे। उन्होंने सोचा कि लीना जाग रही थी और उसने बचाव करने की कोशिश की, क्योंकि उसकी लाश बिस्तर पर तिरछी पाई गई थी और उसकी बांह पर बचाव की चोट थी। लीना की नाइट गाउन उसकी कमर तक उठी हुई थी और उसने कोई अंडरगारमेंट नहीं पहना था, जिससे कानून प्रवर्तन ने यह अनुमान लगाया कि हत्यारे ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया या ऐसा करने की कोशिश की। हालांकि यह बाद में गलत साबित हुआ। पुलिस जांच में जुट गई। ऐसा पहले यहां कभी नहीं हुआ था और लोगों में डर का माहौल था। समय के साथ पुलिस के सामने कई संदिग्ध उभरे, जिनमें रेवरेंड जॉर्ज केली, फ्रैंक जोन्स, ग्लेडसन मैन्सफील्ड, लविंग मिशेल और पॉल म्यूलर शामिल थे। सबसे पहले रेवरेंड जॉर्ज केली पर हत्या के लिए 2 बार मुकदमा चला। पहले मुकदमे में जूरी का निर्णय नहीं आया, जबकि दूसरे में उसे बरी कर दिया गया। रेवरेंड जॉर्ज केली एक अंग्रेजी मूल के घूमते हुए पादरी थे, जो हत्याओं की रात को शहर में मौजूद थे। केली को अजीब माना जाता था और किशोरावस्था में उनके मानसिक संकट का शिकार होने की रिपोर्ट मिली थी। बड़े होने पर उन पर झांकने और कई बार युवतियों से नग्न फोटो खिंचवाने की कोशिश करने के आरोप लगे। 8 जून 1912 को वह विलिस्का आए थे ताकि बच्चों के दिन की सेवाओं में पढ़ा सकें, जिसमें मोरे परिवार ने 9 जून 1912 को भाग लिया था। वह 10 जून 1912 को सुबह 5 बजे और 5:50 के बीच शहर छोड़कर चले गए, इससे पहले कि शवों की खोज की गई। रेवरेंड केली ने अदालत में हत्याओं की स्वीकार्यता दी, लेकिन जूरी ने इस स्वीकार्यता को नहीं माना। इसके बाद के हफ्तों में उसने मामले में गहरी रुचि दिखाई और पुलिस, जांचकर्ताओं और मृतकों के परिवार को कई पत्र लिखे। उनकी मानसिक बीमारी ने अधिकारियों को यह संदेह कराया कि वे बस कल्पना कर रहे थे। उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। 1914 में हत्याओं के 2 साल बाद केली को अश्लील सामग्री मेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे वॉशिंगटन के सेंट एलिजाबेथ अस्पताल में भेजा गया, जो राष्ट्रीय मानसिक अस्पताल है। जांचकर्ताओं ने फिर से अनुमान लगाया कि केली ही परिवार का हत्यारा हो सकता है। 1917 में केली को विलिस्का हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया। हालांकि कई घंटों की पूछताछ के बाद केली ने बाद में अपना बयान बदल दिया। 2 अलग अलग ट्रायल के बाद उसे बरी कर दिया गया। फिर आता है फ्रैंक जोन्स। फ्रैंक जोन्स विलिस्का के निवासी और आयोवा राज्य के सीनेटर थे। जोसियाह मोरे ने कई सालों तक जोन्स के इम्प्लीमेंट स्टोर में काम किया था। इसके बाद उसने अपना खुद का स्टोर खोला। रिपोर्ट्स के अनुसार मोरे ने जोन्स के व्यवसाय को हानि पहुंचाई, जिसमें एक सफल जॉन डियर डीलरशिप शामिल थी। यह अफवाह भी थी कि मोरे ने जोन्स की बहू के साथ यौन संबंध बनाए, लेकिन इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला। अगला सस्पेक्ट था ग्लेडसन डब्ल्यू मैन्सफील्ड। एक अन्य थ्योरी थी कि सीनेटर जोन्स ने मोर परिवार की हत्या के लिए ग्लेडसन विलियम मैन्सफील्ड को नियुक्त किया था। हत्या के 9 महीने पहले कोलोराडो में ऐसे ही कुल्हाड़ी से कई हत्या हुई थी। इन मामलों की समानता ने यह संभावना उठाई कि सभी हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की होंगी। कोलोराडो स्प्रिंग्स की हत्याएं भी मोरे हाउस की हत्याओं से समान थीं। हत्यारे ने खिड़कियों को ढकने के लिए बेडशीट्स का इस्तेमाल किया था, जबकि मोरे हाउस में उसने एप्रन और स्कर्ट्स का उपयोग किया। हत्यारा खून को कुल्हाड़ी से साफ कर देता था और पीड़ितों के सिर को बिस्तर की चादर से ढक देता था। ग्लेडसन को बर्न्स डिटेक्टिव एजेंसी द्वारा भी प्रमुख संदिग्ध माना गया। उन्होंने दावा किया कि यह एक कोकीन के आदी सीरियल किलर था और उसने कई हत्याएं की थीं। उन्होंने यह भी कहा कि ग्लेडसन को हर अपराध स्थल पर मौजूद साबित कर सकते हैं और सभी हत्याएं
एक ही तरीके से की गई थी। 1916 में उसे सबूत की कमी के कारण रिहा कर दिया गया और बाद में उसने विल्करसन डिटेक्टिव के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें उसे $2225 का मुआवजा मिला। अब आता है आखिरी सस्पेक्ट, हेनरी ली मोरे। हेनरी ली मोरे एक संदिग्ध सीरियल किलर था जिसका मोर परिवार से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसे अपनी मां और दादी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। हत्याओं का उसका तरीका भी कुल्हाड़ी से ही था। विलिस का हत्याओं के कुछ समय बाद और पहले भी हेनरी ने अपनी मां और दादी की हत्या की। इन सभी मामलों में समानताएं देखी गईं, जिससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि ये हत्याएं एक ही कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले सीरियल किलर द्वारा की गई थी। पर हर बार की तरह इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिलने के कारण पुलिस को इसे भी छोड़ना पड़ा। वैसे तो जांच के दौरान रिपोर्ट्स में बताया गया कि सैमुअल रोनाल्ड मॉयर, जोसियाह का बहनोई, अक्सर जोसियाह मोरे को मारने की धमकी देता था। हालांकि आगे की जांच ने मॉयर को दोषों से मुक्त कर दिया। इस घटना को कई मीडिया और टीवी कार्यक्रमों में कवर किया गया है, खासकर उन शो में जो पैरानॉर्मल घटनाओं की जांच करते हैं। इन कार्यक्रमों में विशेषज्ञों ने घर की भयानक और रहस्यमय शक्ति को महसूस किया है। कुछ मामलों में घर के अंदर असामान्य गतिविधियां, जैसे अजीब आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना और अचानक ठंड का अनुभव किया गया है। कई टीवी शो ने इस घर में लाइव पैरानॉर्मल जांच की है, जहां उन्हें अजीब घटनाएं होती दिखी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वहां मृतकों की आत्माएं अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस घटना पर आधारित एक हॉरर फिल्म भी बनाई गई है, जो इन हत्याओं और घर में होने वाली भूतिया गतिविधियों को दर्शाती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने पहले इस कत्ल के बारे में कभी नहीं सुनी होंगी। जैसे कि घर में सभी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन हत्यारे का कोई निशान नहीं मिला। हत्या के बाद हत्यारा कैसे बाहर निकला, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा हत्यारे ने एक लालटेन को उल्टा रखकर उसे जमीन पर छोड़ दिया था, जो हत्यारे की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े करता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हत्याएं इतनी भयानक और हिंसक होने के बावजूद किसी भी पड़ोसी ने रात में कोई आवाज या चीख नहीं सुनी, जो थोड़ा अजीब माना जाता है। एक और बात थी, हत्याओं के बाद हत्यारे ने मोरे परिवार के रसोई में खाना बनाया था, लेकिन उसे नहीं खाया। अब यह उसने क्यों किया, या उसके पास टाइम नहीं था खाने का, यह सब रहस्य बना हुआ है। इस घटना के 112 सालों के बाद भी कातिल का नामो निशान नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। कातिल कौन हो सकता है, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। भाई लोगों, वीडियो को शेयर करके भी अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।